अच्छा, ये वीडियो जो है ना, ये इसमें एक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसको आंसर करना है कि बहुत सारे लोग खासतौर पे कोविड के बाद ना ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स यूएस के अंदर अब जीआरई ऑप्शनल हो गए। अब जीआरई ऑप्शनल एक बड़ी अजीब सी एक सिचुएशन है कि वो ये भी नहीं कह रहे कि हमें जीआरई रिक्वायर्ड है और ये भी नहीं कह रहे कि हमें जीआरई रिक्वायर्ड नहीं है। तो बहुत सारे लोग अब इस कन्फ्यूजन में हो गए कि यार इनके लिए जीआरई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्राइमरीली 3 किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं ना यूएस में। एक होते हैं जो कहते हैं कि हमें तो जीआरई चाहिए, उधर तो आप बगैर जीआरई के अप्लाई कर ही नहीं सकते। फिर होते हैं जो कहते हैं हमें जीआरई चाहिए ही नहीं, अगर आपने उनको जीआरई दिया भी ना तो उन्होंने उसको डस्टबिन में फेंक देना। और तीसरे वो प्रोग्राम्स हैं जो कि कहते हैं कि हमें जीआरई ऑप्शनल है, जो ये कह रहे हैं बेसिकली कि दे दें तो भी सही है, ना दें तब भी सही है। इन प्रोग्राम्स पे जरा इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि इनके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या जीआरई इनके लिए देना चाहिए, अगर देना चाहिए तो किन लोगों को देना चाहिए और अगर नहीं देना चाहिए तो किन को नहीं देना चाहिए। और ये प्रोग्राम्स कोविड के बाद काफी ज्यादा हो गए, यानी कि मेरे एक्सपीरियंस में 40% जो प्रोग्राम्स हैं ना ओवरऑल यूएस के अंदर, वो तकरीबन अब जीआरई ऑप्शनल हो गए हैं। इतने ही प्रोग्राम्स हैं जो कहते हैं कि हमें जीआरई रिक्वायर्ड है। 15-20% प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें जीआरई डस्टबिन में फेंक देना, आपका आप जमा कराएं या ना कराएं। तो अभी एक साइजेबल चंक है, एक बच्चा जो कि फर्ज करेंगे आज रैंडमली 10-12 प्रोग्राम्स अपनी फील्ड में उठाता है, तो उसमें से 4-5 ऐसे निकल आएंगे प्रोग्राम्स जो कहेंगे कि जीआरई ऑप्शनल है, 4-5 होंगे जो कहेंगे कि हमें जीआरई रिक्वायर्ड है और 2-3 होंगे जो कहेंगे कि जीआरई रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो अब क्या करें, क्या उन प्रोग्राम्स में अप्लाई ना करें जो कि जीआरई रिक्वायर करते हैं और सिर्फ इनमें किया जाए जो कि जीआरई ऑप्शनल है या जीआरई जहाँ पे रिक्वायर ही नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर है एज ए स्टूडेंट, एज एन एप्लीकेंट, ये बड़ी एक कंफ्यूजन है कि यार अब जीआरई को करना है तो करना क्या मेरी प्रोफाइल इस काबिल है कि मैं जीआरई के बगैर उसमें अप्लाई कर दूं, या क्या मेरी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग है कि मुझे जीआरई देना मेरे लिए टाइम ज़ाया करने के बराबर है। पहली चीज़ तो देखें ये कि आपको जीआरई ऑप्शनल प्रोग्राम्स में जीआरई तब देना चाहिए अगर आपके पास जीपीए बहुत कम है। क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी जो होती है ना, जब उनकी एडमिशन कमेटी जो है ना वो बैठती है ना, तो वो आपको 2-3 लेवल्स पे आपकी प्रोफाइल को एवेल्युएट कर रही होती है। एक आपकी एकेडमिक एबिलिटी पे, दूसरा आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी है वो, और तीसरा आपकी को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर और ये सब चीज़ें। तो ये जो एकेडमिक एबिलिटी है ना, जो कि एक काफ़ी सिग्निफिकेंट चंक होता है आपकी एप्लीकेशन के पार्ट का, ये आप जीपीए के थ्रू इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। अब अगर आपका जीपीए कम है, बिलो 3.5 है, तो जितना वो 3.5 से कम होता जाएगा ना, उतना जीआरई आपके लिए इंपॉर्टेंट होता जाएगा। क्योंकि फिर आपको किसी तरह तो उनको ये बात प्रूफ करनी है कि भाई आप नालायक नहीं है, बल्कि आप उसी लेवल के बच्चे हैं जिस लेवल के बच्चे वो चाहते हैं। जीआरई एक अमेरिकन एग्जाम है, उनके अपने सिस्टम के मुताबिक वो बना हुआ है। जिस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स वो टेस्ट कर रहा होता है, वो वही है जो कि उनको चाहिए होती हैं। तो उसके थ्रू आप ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि भाई हाँ, मेरे में भी वो एबिलिटीज़ हैं, मेरे में वो पोटेंशियल है। तो अगर मेरा जीपीए कम है, सो व्हाट, जीपीए कुड बी, आई कुड बी लाइक, मेरा इंटरेस्ट ना हो उस प्रोग्राम में, या मैं जिन सालों में मैं अंडरग्रेड कर रहा था उन सालों में मेरे साथ कोई मिसहैप हो गए, या मुझे कोई और प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से मैं जीपीए को नहीं रख सका, तो जीआरई इज़ अ गुड वे आउट फॉर यू। तो आपके लिए एक जिसको कहते हैं ना रिलीफ है कि आप जीआरई के ऊपर जाके अपना स्कोर वहाँ पे एक अच्छा ले लें और अपने एक लो जीपीए को आप ऑफसेट कर दें। मेरे अपने एक्सपीरियंस में ये कि जितना 3.5 से आपका जीपीए कम होता जाएगा ना, उतना जीआरई आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि देखें अब जीपीए को तो आप बदल नहीं सकते, वो तो आ गया ना, वो तो 4 साल की एक पूरा टेन्योर था, उसके अंदर आपने वो परफॉर्म किया। अब उसको आप कैसे इंप्रूव करेंगे, वो तो इंप्रूव नहीं होगा। एक तरीका लोग जीपीए को इंप्रूव करने का ये ढूंढ लेते हैं कि वो एक मास्टर्स में चले जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में मैंने चीज़ देखी है, एक बच्चे ने अंडरग्रेड किया हुआ है, जीपीए उसका 2.5 है, अब वो क्या करेगा कि वो साथ ही किसी मास्टर्स में एनरोल कर लेगा, वो उसके अंदर अपना जीपीए इंप्रूव करके ले आएगा और फिर उस केस में वो अपना जीपीए को, उस वाले जीपीए को फिर यूनिवर्सिटी जो है वो फोकस करती है जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे होते हैं। बट ये देखें ना, ये अगर आप इस नियत से मास्टर्स कर रहे हैं कि भाई मैंने जीपीए इंप्रूव करना है, तो आप 2 साल अपने ज़ाया कर रहे हैं उसके अंदर, वर्सेस आप जीआरई जो है वो शायद 4-5 महीने में कर लें। 2 साल आप मास्टर्स में लगाएंगे, 2 साल आपने उसका कॉस्ट बेयर करनी है कंटिन्यूसली। आप वो 2 ईयर्स जो है वो एक अपॉर्चुनिटी आप कॉस्ट है आपकी, क्योंकि आप वो टाइम कहीं पे जॉब कर सकते थे, अर्न कर सकते थे, या चले नहीं भी कर रहे थे तो कम से कम 6 महीने में जीआरई करके बाहर निकल जाते हैं आप, वहाँ पे कम से कम आपकी वो टाइम सेव हो जाता है। तो मास्टर्स इस नीयत से करना कि जी मेरा जीपीए इंप्रूव हो जाएगा और फिर उसको यूज करके मैं आगे अप्लाई करूंगा, उससे बेहतर है कि आप अपना जो है ना वो जीपीए को ऑफसेट करने के लिए जीआरई अच्छा परफॉर्म कर लें। 1 दफा नहीं 2 दफा दे दें, 2 नहीं तो 3 दफा दे दें, तो उसमें स्कोर आ ही जाएगा आपका, और वो यूज करके आप अपने लो जीपीए को ऑफसेट कर सकते हैं। सो अगेन, अगर आपका लो जीपीए है, लेस देन 3.5 है, उस केस के अंदर आपको डेफिनेटली जीआरई ऑप्शनल प्रोग्राम्स के लिए जीआरई को कंसिडर करना चाहिए, और जितना अच्छा आप उसमें स्कोर करेंगे उतना आपके फिर एकेडमिक जो एबिलिटी है वो उससे प्रूव हो जाएगी। फिर जो दूसरा एक सिनेरियो है जिसके अंदर मैंने देखा है कि लोगों को जीआरई ऑप्शनल प्रोग्राम्स के लिए जीआरई हेल्प करता है, वो है कि अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से आपने अंडरग्रेड या अपना प्रायर आपकी एजुकेशन हुई हुई है जिसकी कोई खास रेप्यूटेशन या रैंकिंग नहीं है, मतलब सीधे लफ्जों में अगर आपका कोई लो रैंक प्रोग्राम है तो आप अगर वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जीआरई उस केस में डेफिनेटली देना चाहिए, बेशक आपका जीपीए हाई ही क्यों ना हो। मतलब अगर आपका जीपीए 3.9 है लेकिन आप एक ABC
किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपको GRE देना चाहिए, क्योंकि ये जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है ना हमारे मुल्क की खास तौर पर, जैसे लम्स है, GIK है, NUST है, UET है, IB है, ये 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि जिनकी बड़ी रेपुटेशन है अमेरिका के अंदर। इनकी रेपुटेशन ओवर ईयर्स डेवलप हुई है। वजह यह है कि इनके बच्चे बाहर गए, इनके ग्रेजुएट्स वहाँ पे गए हैं, उनकी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनकी रिसर्च के अंदर, उनके दारों में, उनकी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो इन्होंने एक वहाँ पे अपना लोहा मनवाया है। तो आई नॉट बीट अराउंड द बुश, मैं आपको सीधी बात करता हूँ कि अगर आप इन 5-6 यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट नहीं है ना, तो फिर आपको GRE ऑप्शनल प्रोग्राम्स के लिए GRE देना चाहिए। देखें ना, इससे आपको फायदा क्या होगा? आपको फायदा ये होगा कि आप उनको ये शो कर पाएंगे कि देखें जी मेरी भी वही लेवल है, मेरा भी वही एप्टीट्यूड है जो किसी एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी का एप्टीट्यूड। और फिर एक और जो चीज़ जिस केस में मैं समझता हूँ आप दें अपना GRE, वो है कि अगर आपके पास सिवाय एक अच्छा GPA दिखाने को कुछ है ही नहीं, यानी कि लेट्स है, जो कि अगेन बहुत सारे एप्लीकेंट्स पाकिस्तान से इस क्राइटेरिया पे फॉल करते हैं, वो ये है कि आपने बैचलर्स किया है बस, उसके अलावा कोई ना आपके पास फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस है, ना आपके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है, ना आपके पास कोई पब्लिकेशंस हैं, ना आपने कोई RA-शिप्स वगैरह की हुई हैं, ना आपके पास कोई पेटेंट्स वगैरह हैं, ना आपके पास कोई स्टेलर रिकमेंडेशन है फ्रॉम हाई प्रोफाइल टीचर्स या प्रोफेशनल्स। तो आप अगर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करके एक GPA है और आप उसको यूज़ करके एक अच्छे प्रोग्राम में जहाँ पे GRE ऑप्शनल उधर अप्लाई करें, तो उसका आपको काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि देन आप में कोई यूनिकनेस नहीं है, आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे बहुत सारे और लोग हैं, बहुत सारे और एप्लीकेंट्स हैं। तो हाउ वुड यू स्टैंड आउट इन दैट केस? बच्चे जो हैं वो इस चक्कर में क्या GRE ऑप्शनल है वो अप्लाई कर देते हैं, एप्लीकेशन फीस भी ज़ाया होती है, लेकिन उनके पास दिखाने को GPA के अलावा कुछ होता ही नहीं है, बल्कि कई केसेस में तो GPA भी अच्छा नहीं होता। तो वो इस वजह से ये कि अगर आपके पास GPA इज़ द मेन थिंग ऑन विच यू आर बैंकिंग ऑन, अंडरग्रेड डिग्री इज़ द मेन थिंग जिसके ऊपर आप बैंक कर रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि एप्लीकेशन प्रोसेस का जो टाइम और पैसे हैं वो ज़ाया ना करें, उससे पहले एक दफ़ा कोशिश कर लें, GRE दे दें, GRE देकर फिर आप अपना जो है वो अप्लाई करें, यू विल स्टैंड अ लॉट बेटर चांसेस इन गेटिंग इनटू दीज GRE ऑप्शनल प्रोग्राम्स इन दैट केस। और GRE का देखें जो फ़ायदा ये होता है ना आपको कि इट्स अ वेरी ओल्ड एग्जाम, 20, 25, 30 साल पता नहीं कितने सालों से एग्जाम इस वक्त चल रहा है, और इसका जो ये उनका सिस्टम है, अमेरिकन सिस्टम है, उन्होंने खुद डिज़ाइन किया हुआ है, वो चीज़ें आपकी टेस्ट कर रहा है जो कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी जिस तरह की वो चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जिस तरह की वो चाहते हैं। ये तो अब कोविड के बाद ये हुआ है कि वो थोड़ी सी लिमिटेशंस आ गई, प्रॉब्लम्स हो गई, तो उन्होंने GRE ऑप्शनल कर दिया, लेकिन आज भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि GRE को रिक्वायर करते हैं। उनको एक ऐसा मेजर दे रहा है GRE के, एक बंदा लेट्स से एक बच्चा है जो स्टैनफोर्ड से उसने अपना अंडरग्रेड किया हुआ है, पाकिस्तान या इंडिया के किसी अननोन प्रोग्राम से ग्रेजुएट करके अप्लाई कर रहा है, तो कैसे आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे? तो GRE टू अ सर्टेन एक्सटेंट गिव्स दैट स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन। तो अगर आपके पास GPA कम है या GPA के अलावा कुछ और है ही नहीं दिखाने को, या आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं कि जहाँ जिसकी कोई रेपुटेशन ही नहीं है, आपके अपने मुल्क में कोई उसकी रेपुटेशन नहीं है, तो बाहर क्या रेपुटेशन होगी? तो ऐसे प्रोग्राम्स के आपके पास कोई और चीज़ नहीं है अपनी एप्लीकेशन के अंदर स्ट्रॉन्ग आउटस्टैंडिंग किस्म की, तो फिर इन सब केसेस में आपको GRE ऑप्शनल प्रोग्राम्स के लिए GRE को कंसिडर करना चाहिए। मेरे नज़दीक जो स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न है ना GRE ऑप्शनल प्रोग्राम्स के लिए GRE देने का, वो ये है कि देखें इस वक्त तकरीबन इंडिया से 100,000 प्लस लोग हर साल GRE देते हैं। इंडिया इज़ द मार्केट दैट यू आर कम्पीटिंग विद, ठीक है। आपके जो कंपेटिटर्स हैं इंडियंस हैं, पाकिस्तानी खाली नहीं है, उसमें इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, बांग्लादेश, यानी कि जितना भी ये रीजन है वो सब लोग हैं जिनके साथ आप कम्पीट कर रहे हैं। तो जब वो बंदे जिनके साथ आप कम्पीट कर रहे हैं वो GRE दे, और मैं आपको ये बताऊँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि जिनके पास सब कुछ होता है, जिनके पास रिसर्च वर्क भी होता है, उनके पास पब्लिकेशंस भी शायद हों, वर्क एक्सपीरियंस भी होगा, वो भी GRE के पीछे भाग रहे होते हैं, खप रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि दे डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। वो उनकी लॉजिक ये होती है कि देखें जी हमने गोरे के साथ कम्पीट करना है, हमने इंडियंस के साथ कम्पीट करना है, हमने आपस में कम्पीट करना है। जब वो लोग GRE दे रहे हैं, जब जिनके साथ मैंने कम्पीट करना है वो GRE दे रहे हैं, तो फिर GRE ऑप्शनल प्रोग्राम के अंदर मेरा सर्वाइवल कैसे होगा अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है? तो ये बहुत सारे लोग जिनका GRE ऑप्शनल प्रोग्राम्स में GRE देना बनता नहीं है, मतलब उनके पास और बहुत सारी चीजें होती हैं दिखाने को, वो भी GRE दे देते हैं ताकि वो कहते हैं कि यार अब इतना आपने एक अप्लाई करना है, एप्लीकेशन कॉस्ट है, $thousands of dollars आप उस पर खर्च करेंगे, तो उससे पहले ये हो कि हम $200, $300, $400 खर्च करके अपना GRE वगैरह देकर एक स्कोर लाके, ताकि तसल्ली के साथ बंदा फुल एक मोटिवेशन और एफर्ट के साथ आगे यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करे। ये चीज़ भी आप कंसिडर करें कि या तो ये होता है ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग द GRE इन इंडिया एंड पाकिस्तान, या खासतौर पर इंडिया जो आपकी कंपेटिटर मार्केट है, वो लोग नहीं GRE दे रहे होते, या उनके नंबर्स डे बाय डे श्रिंक कर रहे होते हैं। वो तो है ही नहीं, वो तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिकन भी दे रहे हैं GRE, मतलब अगर आप अमेरिकन मार्केट को उठाएं तो वहाँ पर भी कोई 1.5 लाख बंदा हर साल का GRE दे रहा है।
तो अगर GRE ऑप्शनल जो है वो इतना ऑप्शनल हो गया है कि उसकी कोई वेटेज ही अब नहीं रही है, तो फिर ये जो इंडिया और अमेरिका के अंदर 2.5-3 लाख बंदा हर साल GRE दे रहा है, ये फिर क्यों दे रहा है? तो ये इसीलिए दे रहा है क्योंकि इनको भी पता है कि यार हमने अप्लाई करना है, हमें कोई चांस पे नहीं चीज़ें छोड़नी। अगर हम अच्छे भी हैं, हमारी प्रोफाइल अच्छे भी, हम तब भी देंगे। तो जब आप उनके साथ कम्पीट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कहीं पे खड़ी नहीं होगी, किसी चीज़ पे भी नहीं खड़ी होगी। तो इस वजह से यू शुड ऑल्सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि आप जिन लोगों के साथ कम्पीट कर रहे हैं, जो आपके कंपेटिटर्स हैं, स्कॉलरशिप्स के कंपेटिटर्स हैं, एडमिशंस में कंपेटिटर्स हैं, वो भी GRE दे रहे हैं, तो आप भी दें ताकि आपके कम से कम कहीं तो आप खड़े हों। और मैं वही बात पे दोबारा एम्फेसाइज करूंगा कि जब आपने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स खर्चने हैं आगे अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, देखें एक यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी 50 to 100, इवन MBA प्रोग्राम्स के केसेस में तो $200, $300 होती है। तो आप अगर 10 प्रोग्राम्स में भी अप्लाई करेंगे तो बेयर मिनिमम भी आपका $500 खर्चा होना ही होना है। उसके अलावा आपने अपनी डिग्रियाँ टेस्ट करनी है, उसके अलावा आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको सेंड करवाने हैं, वीज़ा फीसेस हैं, ये सब कुछ है। तो मतलब ऑलरेडी यू आर गोइंग टू स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। तो ये सब पैसे खर्चने से पहले आप 3-4 महीने GRE के ऊपर लगा लें। एग्जाम की फीस जो है वो $200 है, कम से कम एक दफ़ा बंदा एक चांस ले ले, कोशिश कर ले, एक अच्छा स्कोर आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो फिर आप उस केस में सोचते हैं कि यार चलो अब मेरे से नहीं हुआ, अब देखते हैं जो भी किस्मत में वो देखा जाएगा। लेकिन एक दफ़ा जब वो एफर्ट करके GRE करके आप एक अच्छे स्कोर के साथ अप्लाई करेंगे तो आप मोटिवेट भी होंगे वो आगे वाले पैसे खर्च करने के लिए कि चलो यार एप्लीकेशन है, मेरे पास स्कोर भी है, मेरी बाकी प्रोफाइल भी अच्छी है, तो लेट्स नाउ स्पेंड मनी ऑन एप्लीकेशंस। तो ये $200 GRE फीस बचाने के पीछे या 2-3 महीने की तैयारी का जो एफर्ट है वो बचाने के पीछे आप अपने हज़ारों डॉलर ज़ाया ना करें या उनको कम से कम एट रिस्क ना करें। अगर आप GRE ऑप्शनल प्रोग्राम्स के लिए GRE नहीं देते तो फिर आपका जो एप्लीकेशन पूल है वो भी बड़ा कट हो जाता है। क्योंकि आप ये देखो ना, अगर आप जैसे मैंने शुरू में बात की कि आप 12 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हो, उसमें से 4-5 होंगे जो कि GRE रिक्वायर करेंगे, 4-5 होंगे जो ऑप्शनल कहेंगे, 1-2 होंगे जो कहेंगे चाहिए नहीं। अब आप जब अप्लाई करोगे विदाउट GRE तो वो प्रोग्राम्स तो आपके सारे आउट ऑफ द इक्वेशन है जहाँ पे GRE रिक्वायर्ड है। पूल जो है, डाइवर्सिटी ऑफ योर एप्लीकेशन पूल वो कम हो जाएगा। आप बड़े लिमिटेड प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर रहे होंगे, बल्कि काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हो सकता है कि जहाँ पे GRE रिक्वायर्ड हो या ऑप्शनल हो, वहाँ पर स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं, उनके चांसेस आपके कोई बन जाए। बहुत सारे प्रोग्राम जहाँ पे GRE रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे आपको जनरली थोड़ी फंडिंग भी मिल रही होती है, क्योंकि वो यूजुअली ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो ज़रा कंपेटिटिव होते हैं, उनके पास बजट्स होते हैं, पैसे होते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई हो सकता है आपको कल को स्कॉलरशिप का भी सीन बन जाए। उन प्रोग्राम्स को छोड़े ना। हाँ, वही बात की देखें, एक दफ़ा GRE दे दिया, एफर्ट की, स्कोर नहीं आया, फिर भी मैं कहता हूँ यार एक और दफ़ा रीटेक कर लें, 2-3 दफ़ा GRE देने में हरज कोई नहीं होता। लेकिन ये कि बिल्कुल उससे एक ही अटैम्प्ट दे के या अटैम्प्ट दिए बगैर ही उससे साइड पे हो जाना और जाके किसी और डायरेक्शन में लग जाना या ऑप्शनल प्रोग्राम्स के पीछे भागते रहना, ये इट्स नॉट अ वेरी वाइज डिसीजन। हाँ, अगर डेडलाइन सर के ऊपर है, महीने बाद डेडलाइन है, तो जाहिर है GRE तो नहीं आप दे सकते, उस केस में आप GRE ऑप्शनल प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है। और अगर टाइम है आपके पास, 4-5 मंथ्स हैं बिफोर दी एप्लीकेशन, जिस तरह अभी मई है, आगे आपकी एप्लीकेशन सितंबर अक्टूबर में उनकी डेडलाइंस वगैरह स्टार्ट होंगी, तो आपके पास एम्पल टाइम है। आप इस टाइम के ऊपर अपना GRE प्रिपेयर करके 3-4 मंथ से एक दफ़ा बंदा एफर्ट कर ले, उसके बाद एक आध दफ़ा रीटेक भी कर ले अगर स्कोर नहीं आता, और फिर एक प्रॉपर फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन के साथ बंदा फिर अगले स्टेप्स के ऊपर मूव कर। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी हैं जिनके लिए GRE रिक्वायर्ड होता है। अब अगर आप GRE नहीं दे रहे तो आप उन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जैसे कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। बल्कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक मेरी स्टूडेंट हैं, मैं उनका नाम भी लूँगा, शंदाने वहीद। शी इज़ राइट नाउ डूइंग है PhD इन स्टैनफोर्ड। तो कुछ साल पहले वो जब आई मेरे पास, तो उसने उससे पहले कुछ साल, 1-8 साल अपना ज़ाया किया हुआ था कि बगैर GRE के वो लगी रही प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करने, नहीं हुआ कहीं पे एडमिशन, उसका रिजेक्शंस हो गए, बल्कि जहाँ पे कुछ 1-2 जगहों पे हुआ भी, उधर कोई इसको फंडिंग कुछ भी नहीं थी, सारे पैसे उसने खुद देने थे। तो व्हेन शी केम टू मी एंड शी सेड कि भी ये है मेरी सिचुएशन, हालांकि उसकी जो फील्ड थी वो कल्चरल स्टडीज थी। अब उसके अंदर GRE कोई मायने नहीं रखता, लेकिन देयर वर सम प्रोग्राम्स लाइक NYU जो जहाँ पे GRE रिक्वायर्ड था उस प्रोग्राम के लिए। तो जब उसने GRE दिया, उसका कोई बहुत फिनोमिनल स्कोर नहीं आया, लेकिन उसकी अपनी फील्ड के हिसाब से उसका एक अच्छा स्कोर था। तो उसने फिर जब उधर अप्लाई किया NYU में, तो शी गॉट द फलक सूफी स्कॉलरशिप फॉर हर मास्टर्स, और फिर वो NYU गई, वहां से जाके उसने अपना मास्टर्स किया, एंड आफ्टर ग्रेजुएटिंग वो स्टैनफोर्ड उसने ज्वाइन कर लिया फॉर अ PhD, एंड राइट नाउ शी इज डूइंग अ PhD ओवर देयर। तो बात ये होती है कि देखें, बहुत सारी ना अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन अप भी हो जाती हैं GRE देने के बाद। आप बहुत सारे प्रोग्राम्स जिनको पहले इस बेसिस पे कंसिडर नहीं कर रहे होते कि यार इधर GRE चाहिए, छोड़ो इनको, ऑप्शनल प्रोग्राम्स में घुस जाते हैं जाके, या कहीं और घुस जाते हैं जहाँ पे GRE रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो उससे आप काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज लूज भी करें। तो सिर्फ अपनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए आप GRE को भी कंसिडर करें, क्योंकि उससे ये होगा कि कम से कम आपका एक एप्लीकेशन पूल बढ़ेगा, आपके चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशंस इनटू बेटर प्रोग्राम्स, इनटू गेटिंग स्कॉलरशिप्स भी आपकी बढ़ जाएगी। इस पूरे प्रोसेस के अंदर देखें गारंटी कोई भी नहीं होती है। ये जो GRE एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है, स्कॉलरशिप्स का प्रोसेस होता है, इसमें देयर इज नो गारंटी, देयर इज नो XYZ प्रोफाइल के जिसको आप कहेंगे यार ये मेरी प्रोफाइल होगी तो मुझे ये सब मिल जाएगा। तो जब आपके कोई गारंटी नहीं है तो फिर आप अपनी पहली ऑप्शंस क्यों
लिमिट कर रहे हैं, आप कम से कम GRE दें, अपनी ऑप्शंस को बढ़ाएं, उसके बाद फिर जो होगा देखी जाएगी। आप पहली ऑप्शन अगर लिमिट करके बैठ जाएं कि यार 60-50% प्रोग्राम्स तो मेरे और स्कॉलरशिप्स मैंने कट कर देनी है क्योंकि मैंने GRE देना ही नहीं है, तो उससे तो फिर आपको ज़ाहिर नुकसान ही होगा, फ़ायदा तो उम्मीद नहीं है उससे रखी जा सकती। फिर उसके बाद ये भी एक चीज़ है कि ये चीज़ मैंने ना वैसे लोगों को देखा है कि अपनी एप्लीकेशंस के अंदर इस चीज़ को बड़ा उठाते हैं। खासतौर पर ये बात मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी की थी कि जिन लोगों ने मल्टीपल टाइम्स GRE दिया होता है ना और उन्होंने अपना स्कोर इंप्रूव किया हो या ना किया, वो इस चीज़ को पकड़ के ना अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक वो मुद्दा बना लेंगे कि देखें जी हमारी कितनी कमिटमेंट है, हम कितने परसिस्टेंट हैं, हम कितने डिटरमिन्ड हैं, और हमारी आप एक्सीलेंस की तरफ देखें कि हमारी कितनी एफर्ट है टुवर्ड्स अचीविंग एकेडमिक एक्सीलेंस या एक्सीलेंस इन एनी पर्सपेक्टिव फॉर दैट मैटर। तो ये चीज़ भी है कि मैंने देखा कि एक नया ट्रेंड स्टूडेंट्स में चल पड़ा है कि 3-4 दफ़ा GRE दिया होगा, बेशक स्कोर इंप्रूव नहीं हुआ होगा, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर ऐसा मार्केट करना है कि पढ़ने वाला कहेगा यार वाह क्या बात है, बात तो बिल्कुल सही है कि ये बंदा गिव अप ही नहीं करता, ही इज़ समवन हु इज़ वेरी डिटरमिन्ड। तो ये वाली चीज़ें भी आपको ना कुछ मौके मिल जाते हैं। अगर आपका ऑलरेडी अच्छा स्कोर है, पहली अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर आ गया, आप उसको वैसे ही हाईलाइट कर सकते हैं। जिस मैं एक एप्लीकेशन देख रहा हूँ उसमें बच्चे ने ये किया हुआ था कि जी मैं बहुत देखें मेरी जो बैकग्राउंड है, नॉट एन उर्दू मीडियम बैकग्राउंड एग्जैक्टली लाइक एन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, बट कमिंग फ्रॉम अ पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स में मैं सारी जिंदगी पढ़ा, उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट के ही किसी अंडरग्रेड इंस्टीट्यूशन में मैंने जाके एजुकेशन दी, एंड यू नो आई वाज नॉट एज प्रिविलेज्ड एज अदर पीपल फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर, बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट हर्डल्स, और मैंने इतने मंथ्स एफर्ट की और आई गॉट दिस एक्सीलेंट GRE स्कोर या वेरी गुड GRE स्कोर। तो वो उस चीज़ को अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो है ना वो हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये चीज़ों से बस ये होता है कि आप इंप्रेस करते हैं अगले को, तो यू हैव दिस चांस ऑफ पुटिंग एन इंप्रेशन ऑन दोज पीपल। अगर आपके पास एक अच्छा स्कोर है, इट्स ऑल अबाउट सेलिंग योरसेल्फ, तो वो अब लोग इस चीज़ को सेल करते हैं। फेलियर्स को भी लोग सेल कर देते हैं। GRE 3-3, 4-4 दफ़ा दिया होगा, वो इस फेलियर को भी सेल कर देंगे। और दूसरी एक और चीज़ जो कि आप लोगों को शायद अभी तो रियलाइज ना हो, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है हम पाकिस्तान से लोग यूजुअली जो अप्लाई कर रहे होते हैं वो टेस्टों को टेस्ट के तौर पर ले रहे होते हैं कि बस टेस्ट दो, आगे एडमिशन हो, काम बने, बाकी लर्निंग का एंगल हमारा नहीं होता। हमारा एंगल बस यही होता है कि यार हमें स्कोर चाहिए और एडमिशन चाहिए, जो कि बात भी सही है, मतलब हमारा पर्पस भी है टेस्ट का। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी है जो कि थोड़ी सी एक हिडन फैक्टर है GRE जैसे एग्जाम्स का, कि वो ये है कि वो आपको ना बहुत सारी आपके अंदर स्किल्स इनकलकेट कर देती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, फिर परसिस्टेंस की स्किल आप माने ना माने, देखें जो लोग 2-2, 3-3 दफ़ा GRE दे रहे हैं उनमें बड़ा हौसला है। तो ये चीज़ें ना आपको जो आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में चैलेंजेस आते हैं ये उनके अंदर ही आपको हेल्प करती है, क्योंकि जब आप एक ऐसे मुश्किल एग्जाम के थ्रू गुजरे होते हैं जिसने आपको बार बार चपेड़े मार के गिराया होता है और आप उसे कंटिन्यूसली फाइट करके कहीं पहुंचते हैं, या चले नहीं भी पहुंचते, तो कम से कम आपके अंदर एक ये स्किल इनकलकेट हो जाती है कि इफ़ यू फेल इन लाइफ तो यू ऑलवेज गेट अप फ्रॉम देयर। ये नहीं है कि आप लेटे ही पड़े रहेंगे या आप गिव अप करके कहीं और चीज़ में लग जाएंगे। तो मोटी मोटी स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल थिंकिंग, ये तो डेवलप होती ही होती हैं GRE के साथ, इसमें तो कोई शक नहीं है। एक एंगल आपको नया किस्म का एक मतलब आपकी एक थॉट प्रोसेस आपका डेवलप हो जाता है, प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करने की आपकी कुछ आप नई स्किल्स इसमें सीख लेते हैं। लेकिन जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स आप सीखते हैं ना, वो एक चैलेंजिंग किस्म का एग्ज़ाम जिसको दुनिया मानती है कि वो एक मुश्किल एग्ज़ाम है, उसके अंदर आप बार बार अगर आपको मार पड़ी होती है या उसके ऊपर आपने बड़े महीने लगाए होते हैं, तो यू फील के यू आर अ डिफरेंट, यू आर अ मोर डेवलप्ड पर्सन। तो आपकी एक पर्सनल डेवलपमेंट में भी ये चीज़ हेल्प करती है। बल्कि अब तो खैर मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा कि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे ऑलवेज टेल मी कि भाई हमने 2-2, 3-3 दफ़ा जब GRE देके उनका कहीं स्कोर पहुंचता है, तो वो ये बात कहते हैं कि बिफोर GRE एंड आफ्टर GRE नाउ वी आर वेरी डिफरेंट पीपल। बिफोर GRE सोचने का तरीका, फेलियर से लड़ने का तरीका और होता था, अब थोड़ा और है। तो ये चीज़ें जो कि अगेन इनका कोई मायनी एकेडमिक एडमिशंस के पर्सपेक्टिव से तो कोई भी नहीं है, लेकिन वैसे आपकी एक जो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट होती है उसके अंदर भी ये चीज़ आपको हेल्प करती है। तो लुबे लुबाब ये है, इस पूरी जो समरी अगर मैं दूँ आपको, वो यही है कि देखें GRE ऑप्शनल प्रोग्राम्स के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो केसेस में आप GRE जो है ना वो उससे जान छुड़वा सकते हैं। एक ये है कि एप्लीकेशन डेडलाइन सर पर है और आपको भी होश आई है। दूसरा ये है कि अगर आपकी बाकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें मेरा मतलब ये है कि आपके पास सिग्निफिकेंट रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, या कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है जो कि बड़ा सॉलिड किस्म का, या कोई रिसर्च पब्लिकेशन है, या आपके पास कोई और ऐसी कोई पेटेंट है, कोई आपने स्टार्टअप किया है जिसको आपने पकड़ के तो चंद लाख डॉलरों का बेच दिया है, या आपने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर दी है या पेटेंट कर दी है या उसकी इन्वेंशन में आपने हेल्प की है जो कि बड़ी एक लीडिंग किस्म की कोई चीज़ है, तब उन
केसेस में आप सोच सकते हैं कि जीआरई छोड़ दें, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि लोग उसके अंदर भी नहीं छोड़ते। मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैं उनको कहता हूँ यार तुम्हें जीआरई चाहिए नहीं। आई हैड दिस स्टूडेंट द अदर डे, आई वोंट नेम हर, बट शी वाज, उसने एक दफा जीआरई दी, उसका स्कोर अच्छा था बट शी वांटेड अ बेटर स्कोर। तो मैंने उसको कहा तुम्हारी प्रोफाइल जीआरई ऑप्शनल प्रोग्राम्स के लिए परफेक्ट है। शी वाज लाइक नो, आई वांट टू गिव इट, आई विल गिव इट, आई विल इंप्रूव इट, आई विल गेट दैट स्कोर एंड आई विल ओनली देन अप्लाई बिकॉज आई डोंट वांट टू लीव एनीथिंग ऑन चांस। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ आप कम्पीट कर रहे हैं स्कॉलरशिप्स के लिए और एडमिशंस के लिए, तो फिर आप डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए कि जीआरई ऑप्शनल प्रोग्राम्स के लिए भी आप जीआरई को दें। और बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हुए रिलेटेड टू जीआरई और एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू एडमिशंस, प्लीज फील फ्री टू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।